सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास और अध्याय 5 की हम चर्चा करें। विश्व के इतिहास में 5वां अध्याय यायावर साम्राज्य के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं चंगेज खां के बाद मंगोलिज्म का कैसे उदय हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं गजन खां का भाषण। यहाँ से हमने छोड़ा था, इसको यहीं से शुरू कर देते हैं। गजन खां जो 1295 से 1304 पहला इल्ली खानी शासक था, जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिसे संभवतः उसके ईरानी वजीर रशियुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं, लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोजन सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे तो आप भविष्य में क्या करेंगे। एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। चंगेज खां के शासनकाल से ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया। उनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। इस तरह उन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में मदद की और उनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाले खानाबदोश है जो सिर्फ खाना वगैरह खा के टाइम पास करते हैं ना, उनको कि लूटमारी की धार कम हो गई। लोग उनको भी लूट लेते थे। देखो, मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामित्वों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खाने पर भी कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुत्साई, देखो इस तरह लिखा जाता है अंग्रेजी में, ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुवेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में किसी तरह की भूमिका निभाई। आपको बताइए, इतिहास है और आपको बहुत कम विद्यार्थियों को शायद समझ में नहीं आ रहेगा, क्योंकि कभी क्या ही नाम आ जाते हैं, क्योंकि हमने ये नाम कभी नहीं पढ़े। हमारे देश के नहीं है, ये विदेश के हैं, लेकिन हमारे भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। पता फिर लगेगा कि इतिहास का जो शासन व्यवस्था है वो कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि 11वीं के अंदर मूल जड़ होती है। मूल जड़ यहीं से स्टार्ट होती है। कोई भी विषय ले लो, आप राजनीति विज्ञान ले लो, चाहे इतिहास ले लो, 10वीं के बाद 11वीं में जो मैटर है उसी के हिसाब से 12वीं में तय होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि छठी में जो मैटर चल रहा है वो सीधा 12वीं में आगे, नहीं, छठी से आगे जो कुछ है उसके बाद में वो 7वीं में, 7वीं से आगे 8वीं में, 8वीं से आगे 9वीं में, 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं। और जब आप बीए करोगे तो अलग होगा, एमए करोगे तो अलग होगा, बीएड करोगे तो इससे आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये सिस्टम है, ठीक है। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4, तो वही सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। इसमें 1-2 बार पढ़ लोगे तो आप इनसे परिचित हो जाओगे, परिचित हो जाओगे तो आपकी समझ में आने लग जाएगी। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खां के लिए वह भाषण भी उसी समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष किया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने के बजाय उनकी रक्षा करने की बात की। अगर कृषकों को आप मार दोगे, लूट लोगे, तो आप क्या करोगे, बाद में क्या खाओगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो निर्भर किस पे है, कृषकों किसानों पर भी तो है। ये बात हुई थी। स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्र में अधिक था, उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा धन को लेकर मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान लिया और हर एक अपने उलूस, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। अतः सतह उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का प्रारंभ था। यानी पहले तो क्या है, शुरुआत तो होती थी कि
पिता की जो संपत्ति होती है ना वो सारे भाई बांटते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था या ताकतवर पुत्र होता था वो सारी संपत्ति पर अधिकार कर लेता था, राजा बनता था। तो इस कारण उत्तराधिकारी नहीं, पिता की संपत्ति के लिए संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें चंगेज खां के वंशजों के बीच महान पद के लिए और उत्कृष्ट चरावाई भूमि पाने के लिए होड़ होनी थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुही के वंशजों ने युआन और अल खानी वंशों की स्थापना की। चोजी ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया यानी चगताई के वंशज रूस गोल्डन होर्ड के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चलती रही, यानी निरंतर वंश से वंश चलता रहा। चंगेज खां के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूह में बंट जाने का तात्पर्य था। आपको पता ना, हमारे भारत में भी चंगेज खां के वंश थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, और ये सारे चंगेज खां के वंश थे। आगे देखना पड़ेगा, वहीं से तो शाखा शुरू होती है। उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना स्पष्टतः यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ। और इसी की एक शाखा टोलेईद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहास में दिया। बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों का बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब कुछ शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में समय चंगेज खां को भी नहीं छोड़ा गया। इलखानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहास वर्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कर दी गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किला की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इलखानी इतिहास वर्त में विवरण दिया गया कि बुखारा का गेट है, ध्यान रखना, के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारेगी। यद्यपि इलखानी विवरणों में अभी भी चंगेज खां की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उसके साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज खां के वंशजों को विरासत में जो कुछ मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की वह तस्वीर नहीं पेश कर सके जिसे चंगेज खां ने की थी। डेविड ऑयलन के शोध के बाद यास पर हाल ही में वह कार्य वह नियम संहिता जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खां ने 1206 में किरिलताई में लागू की थी, जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसे उत्तराधिकारियों ने प्रस्तुत की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति व आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में हमें मिला उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से, जैसे आखेट, सैन्य, डाक प्रणाली का संगठन था। 13वीं शताब्दी के मध्य किसी तरह से मंगोलों ने यह शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप में करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था चंगेज खां की विधि संहिता। यदि हम उसी समय में घटने वाली इन घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तन को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आया और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ, नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक का मतलब होता है बाकियों में कम होना। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए को हो सकता था जो उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खां की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक समर्थिकार के होने का दावा किया, जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ।
उसने चंगेज खां और उसके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने भी काफ़ी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था, फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और उनके नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खां ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में क्या निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यास। अब देखो क्या यास क्या है। 1221 में, कब, 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद, बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खां ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी का और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र चोजी का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खां बुखारा के उसी उत्सव के मैदान में गया। चंगेज खां के विपरीत अब्दुल्ला खां वहाँ छुट्टी की नमाज अदा करने गया। इसके इतिहासकार हफीज ए तानिस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में किया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खां के यास के अनुसार है, यानी चंगेज खां ने जैसे किया उसके अनुसार उन्होंने मुस्लिम धर्म को किया। तो अब निष्कर्ष, चंगेज खां और मुगलों का विश्व इतिहास में स्थान, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि वैश्विक इतिहास है, विश्व का इतिहास है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एक साथ इकट्ठा समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसी प्रकार से हमें पढ़ना है ताकि हर चीज़ हमें समझ में आ सके, हम बढ़िया तरीके से पढ़ सकें, उसका अध्ययन कर सकें। तो जितना मैं आपको रोज़ पढ़ाता हूँ उतना ही अगर आप रोज़ पढ़ते रहो ना, एक बार दो बार, एक बार सुबह पढ़ लिया, एक बार शाम, क्योंकि दो, आपको पता है एक दिन छोड़कर ये वीडियो मिलता है, 2 दिनों में जैसे आज पढ़ा दिया, आज पढ़ लो, कल पढ़ा एक बार, कल और पढ़ लो, 2 बार इसको पढ़ लोगे ना तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। जब पूरा पाठ हो जाता है फिर अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो ठीक है, इसको ढंग से पढ़ लेना।